हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी पेपर 3 यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको पहले रिवीजन करते हैं, जैसे कि भाषाओं को पढ़ा था, फिर उसके बाद में आगे का कंटिन्यू रखेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं। देखो, 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसको उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। सामान्य और निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाओं का मिश्रण है, इसे मध्य स्तरीय भाषा कहते हैं। आधुनिक भाषाओं की जननी माना जाता है क्योंकि इसमें कंपाइलर, जेवीएम, कर्नल आदि होते हैं ना, वो इसी भाषा में लिखे गए होते हैं। और जो अन्य जो सी प्लस, जावा, फोर्ट्रन, कोबल, ये भी ऑलमोस्ट इसी भाषा से निकली हुई लैंग्वेज होती हैं। तो सी भाषा एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है क्योंकि इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है। विशेषताओं के बारे में देखा जाता है, यह किसी प्रोग्राम को कई भागों में जोड़कर विकसित करती है, जिससे प्रोग्रामिंग सरल हो जाती है। भाषा सरल है, मशीन से स्वतंत्र भाषा है क्योंकि इसे अलग अलग कंप्यूटरों पर उपयोग किया जा सकता है। निम्न एवं उच्च स्तरीय दोनों प्रकार की भाषाओं की विशेषता रखती है, इसलिए मध्य स्तरीय भाषा कहते हैं इसको। सी के बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है। सी भाषा में फ्री फंक्शन का उपयोग करके किसी भी समय मेमोरी को मुक्त कर सकते हैं। सी भाषा का संकलन एवं निष्पादन सब समय तेज होता है। मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि के लिए पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक्सटेंसिबल भाषा है क्योंकि इसमें नए फंक्शन जोड़े जा सकते हैं। विशेषताओं के बारे में बात की जाती है तो ये भाषा सरल, स्वतंत्र, मध्य स्तरीय, संरचित, समृद्ध, विस्तारित, पुनरावृत्ति, तेज, पॉइंटर और मेमोरी प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। उपयोग के बारे में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर ये विकसित किए जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे माइक्रो कंट्रोलर, सिंगल पर्पज डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में उपयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर गेम विकसित करने में, एप्लीकेशन बनाने में, वैज्ञानिक एवं गतिविधि संभावनाओं में। विंडोज़, यूनिक, लाइनेक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल सी भाषा में लिखे गए हैं। वित्तीय मॉडल, इमेज आदि ऑडियो प्रसंस्करण में इसकी गति काफ़ी तेज होती है। इसके लाभ के बारे में बात करें तो अपन उच्च गति होती है, त्रुटि का पता लगा सकते हैं, यानी आसान से डिबगिंग होती है, ओपन सोर्स है, लिखने में आसान है और समझने में भी आसान है। सीमाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मेमोरी प्रबंधन में कठिनाई होती है, कचरा संग्रहण की सुविधा नहीं है, रन टाइम में त्रुटि का पता नहीं लगा सकते हैं। सी भाषा में प्रोग्राम लिखने के नियम, ये नियम है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज कंपाइलर में, असेंबलर में, टेक्स्ट एडिटर में, प्रिंट स्पूलर्स में, नेटवर्क ड्राइवर्स में, मॉडर्न प्रोग्राम्स में, लैंग्वेज इंटरप्रेटर में, यूटिलिटी में। सी प्लस प्लस के बारे में देख लेते हैं। देखो, सी प्लस प्लस एक सामान्य प्रयोजन केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल और जेनेरिक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। 1979 में बाजार ने स्ट्रूप ने विकसित किया था। सी प्लस प्लस एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति फ्री में कर सकता है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो अपन जो ऑलमोस्ट सी की विशेषता वो सेम इसकी रहती है। पुनर्प्रयोग कर सकते हैं, कंपाइलर एक्सटेंसिबल, त्वरित, मेमोरी संरचित, पोर्टेबल, स्पष्ट होती है, सरल होती है, राष्ट्रीय मानक आधारित होती है और त्रुटियों से को आसानी से पता लगा सकता है। यानी एक सरल भाषा है क्योंकि यह एक संचरित दृष्टिकोण, फंक्शन, डाटा प्रकार आदि का एक समृद्ध सेट प्रदान करते हैं। इसमें बनाए गए प्रोग्राम विभिन्न कंप्यूटरों पर चलाए जा सकते हैं, जिसमें निम्न और उच्च स्तरीय दोनों प्रकार के प्रोग्रामिंग सम्मिलित होते हैं। कुशल मेमोरी प्रबंधन होता है, सकल और निष्पादन समय तेज होता है। पॉइंटर्स का उपयोग करके सीधे मेमोरी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इसमें त्रुटियों का पता लगाना एवं सुधारना आसान होता है। सी प्लस प्लस में ANSI जैसी राष्ट्रीय मानक होते हैं। उपयोग के बारे में बात करें तो वेब ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर और वीडियो सेवा विकसित करने में होता है। ब्रेकिंग एप्लीकेशन विकसित करने में, कंपाइलर बनाने, डेटाबेस तैयार करने में, नेटवर्किंग डिवाइस में, ग्राफिक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए, मीडिया प्लेयर विकसित करने के लिए और स्कैनर्स में। लाभ के बारे में बात करें तो प्रोग्रामर समस्याओं को आसानी से सोल्व कर सकता है, ठीक है, सीखना भी आसान होता है। प्रोग्राम या कोड का उपयोग दोबारा किया जा सकता है। इस भाषा में सिस्टम में कोड लिख करके उस कोड का उपयोग दूसरे सिस्टम पर भी अपन कर सकते हैं।
सीमा के बारे में बात करें तो सी की तुलना में अधिक कठिन होती है। इसमें पॉइंटर कोड में मौजूद बग को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है। सी प्लस प्लस में बिन बॉक्स नहीं होता है, इसलिए गार्बेज की स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओपन सोर्स भाषा है, इसलिए एक सुरक्षित भाषा नहीं है। सी प्लस की बीच समानता है। दोनों भाषाओं का वाक्य विन्यास समान होता है। दोनों भाषाओं की कोड संरचना समान होती है। दोनों भाषाओं का संकलन एक जैसा होता है। वे समान मूल्य वाक्य विन्यास साझा करते हैं। सी के लगभग सभी ऑपरेटर और कीवर्ड सी प्लस प्लस में भी मौजूद है और वही काम करते हैं। सी प्लस प्लस का व्याकरण सी की तुलना में थोड़ा विस्तारित होता है, लेकिन मूल व्याकरण वही रहता है। दोनों का बेसिक मेमोरी मॉडल हार्डवेयर के बहुत करीब होता है। स्टैक, हीप, फाइल स्कोप, स्टैटिक वेरिएबल्स की समान अवधारणा दोनों भाषा में मौजूद होती है। ये दोनों में अंतर देखते हैं। देखो, इसको डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। इसको 1979 में बजान स्टार्ट स्टूप के द्वारा विकसित किया गया था। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समर्थन नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस का एक उप समुच्चय है और सी प्लस प्लस सी का सुपरसेट है। कोड के विकास के लिए सी प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है और सी प्लस प्लस हाइब्रिड भाषा के रूप में जाना जाता है, प्रक्रियात्मक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। और सी में डाटा और फंक्शन को अलग किया जाता है क्योंकि यह एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है। सी प्लस प्लस में डाटा और फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में संपुटित किया जाता है। सी मध्य स्तरीय है, एक उच्च स्तरीय है। और सी जानकारी छुपाने का समर्थन नहीं करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डाटा संरचना और ऑपरेटर का उपयोग उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। डाटा को एनकैप्सुलेशन द्वारा छुपाया जाता है। सी में अंतर्निहित डाटा प्रकार समर्थित है और अंतर्निहित और उपयोगकर्ता परिभाषित डाटा प्रकार सी में समर्थित है। सी एक फंक्शन संचालित भाषा है। सी प्लस एक ऑब्जेक्ट संचालित भाषा है। सी में फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग समर्थित नहीं होती है और इसमें ओवरलोडिंग समर्थित होती है फंक्शन और ऑपरेटर के लिए। सी में फंक्शन संरचनाओं के अंदर परिभाषित नहीं होते हैं और इसमें सी प्लस में फंक्शन इसके अंदर परिभाषित होते हैं। सी के अंदर नाम स्पेस विशेषता मौजूद नहीं होती है, लेकिन नाम स्पेस इनका उपयोग सी प्लस प्लस द्वारा किया जाता है और जो नाम टकराव से बचाता है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है IO एडर studio.h होता है, इसमें iostream.h होता है। संदर्भ चर सी द्वारा समर्थित नहीं होते हैं और सी प्लस प्लस द्वारा संदर्भ चर समर्थित होते हैं। वर्चुअल और मित्र फंक्शन सी द्वारा समर्थित होते हैं। वर्चुअल और मित्र फंक्शन सी प्लस प्लस द्वारा समर्थित होते हैं। डाटा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सी विधि या प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। सी प्लस प्लस विधि या प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय डाटा पर ध्यान केंद्रित करता है। सी में इनपुट आउटपुट के लिए स्कैन एफ और प्रिंट एफ का उपयोग करते हैं और सी प्लस प्लस में सिन इन और सिन आउट का उपयोग करते हैं। सी संरचना में एक्सेस संशोधक नहीं होता है। सी प्लस प्लस एक्सेस संशोधक होता है। सी ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाता है। सी प्लस प्लस नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाता है। सी प्रोग्रामिंग में कोई सख्त प्रकार की जांच नहीं होती है। सी प्लस प्लस में सख्त प्रकार की जांच की गई होती है। सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंतर्गत कई चेतावनी या त्रुटियां वगैरह होती है। सी में 32 कीवर्ड होते हैं। सी प्लस प्लस में 97 कीवर्ड होते हैं। अपवाद प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष समर्थन सी द्वारा समर्थित नहीं होता है और अपवाद प्रबंधन सी प्लस प्लस द्वारा समर्थित होता है। जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें अपन। जावा का पूर्ण नाम ओक होता है। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में विकसित किया था, इसलिए इन्हें जावा का जनक कहते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा और प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जावा में रन टाइम इन्वायरमेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्लेटफॉर्म कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वातावरण है जिसमें प्रोग्राम चलता है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो गतिशील होती है, उच्च प्रदर्शन होता है, विस्थापित होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टेबल होती है, सरल होती है, सुरक्षित होती है, तीव्र निष्पादन होता है इसका। देखो, सीखना आसान होता है, सिंटैक्स सरल और स्पष्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर को विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के संयोजन के रूप में विकसित कर सकते हैं। जावा स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, मजबूत मेमोरी प्रबंधन है, स्वचालित कचरा संग्रहण करता है। जावा बाइट कोड को किसी प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जा सकता है, तेज गति से सभी कार्यों को करती है, हालांकि सी प्लस की तुलना में थोड़ी धीमी होती है।
जावा से वायरस मुक्त सिस्टम तैयार कर सकते हैं, अर्थात सबसे सुरक्षित भाषा है, इसे वितरित किया जा सकता है। उपयोग के बारे में बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने की लोकप्रिय भाषा है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जावा AWT, जावा AFX का उपयोग किया जाता है। वेब एप्लीकेशन विकसित करने में उपयोग कर सकते हैं। जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका उपयोग कंपनियों द्वारा गेम बनाने में किया जाता है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने में उपयोग करते हैं। IoT एप्लीकेशन विकसित करने में उपयोग करते हैं। लाभ के बारे में बात करें, तीव्र निष्पादन होता है, सीखने में आसान होते हैं, फ्री उपलब्ध होती हैं, सुरक्षित होती हैं और पोर्टेबल होती हैं। सीमाओं के बारे में बात करें अपन, तो अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, C++ की तुलना में धीमी होती है, डाटा का बैकअप नहीं लिया सकता है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है और अच्छे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर देख लेते हैं, C++ में और जावा में। C++ जावा में, जावा को ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, जबकि C++ को C का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन कहते हैं। ये उल्टा लिख दिया है मैंने। C++ में ये सब होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन जावा में नहीं होता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में होता है, जब जावा में नहीं होता है। यह इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा नहीं करता है। पॉइंटर्स का उपयोग होता है C++ में, जावा में उपयोग नहीं होता है। हेडर फाइल प्रयुक्त होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। C++ के ऑपरेटर C के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें अलग होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग C++ में नहीं जोड़े गए, लेकिन इसमें एक फीचर जोड़ा गया है। टेम्पलेट क्लास इसमें C++ होता है, जावा में नहीं होता है। तो ये प्रीवियस का जोड़ लेते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं इंटरनेट ईमेल से। तो प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एग्जाम अध्ययन। स्टार्टिंग करते हैं इंटरनेट। देखो, इंटरनेट का यदि पूरा नाम देखा जाता है तो इंटरनेट की जनरली स्पेलिंग अपन देखते हैं INTERNET होती है। तो इंटर और नेट दो शब्द हो जाते हैं इसमें। तो इंटर का मतलब होता है इंटर कनेक्टेड, यानी अंदर अंदर ही अंदर कनेक्टेड। और नेटवर्क एक कनेक्शन होता है बहुत सारे सिस्टम या बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस की। तो है ना, तो और इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क होगा, नेटवर्क भी कहते हैं किसको, इंटरनेट को। क्यों कह रहे हैं, तो इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, तो इनसे जुड़ा होता है। और एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी पूरी वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर जुड़ा होता है। यानी जो एक वैन होता है, इसमें भी आगे पढ़ाएंगे, लैन वैन वैन है ना, लैन मैन वैन है ना। तो जो वैन होता है वो वर्ल्ड स्तर पर जुड़ा होता है और सबसे बड़ा होता है, जिसकी सहायता से विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। यानी ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, विश्व के सारे कंप्यूटर को इससे जोड़ सकते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ये होता है। अब इसमें इंटरनेट हो गया, एक्स्ट्रानेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, इन चीज़ों को देखते हैं। देखो, इंटरनेट का मतलब रहता है अंदर वाला चीज़, यानी निजी ऑफिस या संस्था होते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि बैंकिंग के बारे में, ऐसे मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो हमारी जो डिवाइस है, वेबसाइट है, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकते। जिनके पास अथॉरिटी रहती है वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बैंक में जो लीज सर्किट दिया जाता है ना, लीज लाइन दी जाती है, तो केवल उसको वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये इंट्रानेट सर्विसेज होती हैं। जैसे निजी ऑफिस संस्था के उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसको इंट्रानेट कहते हैं। इसे किसी संगठन या और उसके सहयोगी जैसे कर्मचारी, ग्राहकों और अन्य अधिकृत लोगों के अनन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे भाई पेमेंट के लिए जो PMS करके पोर्टल होता है, वो इंटरनेट पर ही ओपन होता है, तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे बैंक में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे में अपने डिपार्टमेंट के CRM जो हमारा एक होता है, DSCM वगैरह होता है, वो केवल इंटरनेट पर ही ओपन हो सकता है और कोई उसको बाहरी व्यक्ति इसको अधिकृत नहीं होता है। उसके लिए जो व्यक्ति अधिकृत होता है वही इसको ओपन कर सकता है। तो इंटरनेट समझ रहे हैं, नहीं निजी होता है इंटरनेट है, लेकिन बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं जिनको अथॉरिटी नहीं है। तो निजी ऑफिस या संस्था के उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे किसी संगठन और उसकी सहयोगी जैसे कर्मचारी, ग्राहक और अन्य अधिकृत लोगों के अन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्स्ट्रा नेट के बारे में बात करें, एक्स्ट्रा मतलब बाहर वाला,
जब कोई बाहरी व्यक्ति इंट्रानेट से जुड़ता है तो उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। वो अपने व्यापारिक भागीदारों, ग्राहकों और अन्य व्यवसायियों को फर्म के इंटरनेट तक नियंत्रित कर पहुंचे। जैसे कि जो BSNL के जो टिप वेंडर होते हैं वो एक्स्ट्रानेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं। यह एक निजी नेटवर्क होता है जो कंपनी के पूरे नेटवर्क तक पहुंच प्रदान किए बिना फर्म के बाहर अधिकृत लोगों के साथ एक फर्म की आंतरिक जानकारी और संचालन को सुरक्षित रूप से साझा करते हैं। इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता के पास ID, पासवर्ड और अन्य प्रमाणीकरण तंत्र होना जरूरी होता है। इसके इतिहास के बारे में देखते हैं अपन। देखो, इस इंटरनेट की जो शुरुआत होती है 1969 में होती है। तो पहली बार 1969 में कंप्यूटर को दूसरी कंप्यूटर में जोड़कर यह नेटवर्क तैयार किया गया था। पहली बार इंटरनेट ने ARPANET के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था 1970 में। इसका मतलब होता है अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, तो अमेरिकन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इस नाम से, यानी ARPANET से नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1972 में पहली बार रे टॉमलिंसन ने ईमेल सेंड किया था, तब से ईमेल भेजना चालू हुआ। 1986 में इंटरनेट की NSF नेट के नाम से इसको दिया गया था। भारत में इंटरनेट के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1995 की बात है। सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। भारत में VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की। हालांकि उसके बाद में टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। तो 15 अगस्त 1995 में सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। भारत में VSNL के द्वारा इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की गई थी। 1986 में अर्नेट की लॉन्च के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है। 1996 में भारत में पहली बार ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडिफ मेल था। कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। देखो, इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। ये भी देख रहे हैं अपन, बहुत सारे कंप्यूटर वर्ल्ड लेवल पर जो इसको ग्लोबल नेटवर्क बोल रहे होते हैं, और विस्तृत एरिया में जुड़ जाते हैं तो उसको वाइड WAN बोल रहे हैं, WAN बोल रहे हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट के लिए जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, और पूरी दुनिया के सर्वर केबल के द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं। अच्छा, अभी इसको बताता हूँ। एक सर्वर होता है जिस पर दुनिया की सभी जानकारी सेव रहती है, दुनिया की सारी जानकारी सेव रहती है। इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, और कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। पूरी दुनिया के सर्वर केबल के द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं। एक सर्वर होता है जिस पर दुनिया की सभी जानकारी सेव रहती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्वर से जानकारी को भेजता है, जो हमारे PC या मोबाइल के ब्राउज़र पर हम किसी प्रकार से जानकारी सर्च कर सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ लाइव। जैसे अभी भारत की सरकारी कंपनी है VSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसके ऐसे कोई, मैं ग्राउंड लेवल से बताता हूँ। जैसे एक्सचेंज होता है, यहाँ से हमारा कोई डिवाइस लगा रहता है, तो डिवाइस से हम एक ऑप्टिकल लिंक टर्मिनल इक्विपमेंट लगा देते हैं, वो जिसको OLTE कहते हैं। ये किसी वेंडर के माध्यम से आजकल BSNL में टिप वेंडर के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। और कोई यहाँ पर कस्टमर वह है, इसको इंटरनेट चाहिए, तो ये OLTE के माध्यम से इसको जोड़ देता है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या फिर एयर फाइबर के माध्यम से। तो यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है ना, BSNL इंटरनेट सेवा प्रदाता हो जाता है, जो कि कस्टमर को इंटरनेट दे रहा होता है। और बहुत ही किफ़ायती दामों में आजकल इसके प्लान मिल जाते हैं। जैसे कि 499 प्लस GST का जो प्लान है, उसमें 60 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मिल जाता है 599, और IPTV सर्विस मिल जाती है ना,
यानी इसमें 700-800 के करीब चैनल भी होते हैं। और एक सर्वत्र वाईफाई करके स्कीम होती है, सर्वत्र वाईफाई, यानी आपने कनेक्शन अपने शहर में ले लिया, आप किसी दूसरी जगह पर हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप अपने इस नंबर से, लेटर सपोज 075 38 299 272 करके कुछ नंबर है, तो इसके माध्यम से आप दूसरी लोकेशन पर लॉगिन करके आप अपने डाटा को वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वत्र वाईफाई ऐसी स्कीम है। तो चलो, ये तो जनरल जानकारी हो जाती है। अब देखते हैं, यहाँ पे अपन देख रहे थे कि इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, और कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें ISP से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, वो ले लिया है ना। तो इस टाइप से अपन एक्सेस कर सकते हैं। और जो समुद्र होता है, समुद्र ऐसे ज़मीन में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से HDD मशीन के माध्यम से अपन एक शहर से दूसरी जगह पर रोड के माध्यम से अपन केबल को बिछा सकते हैं। लेकिन जो समुद्र होता है, समुद्र की भी निचली सतह में से होकर के भी इंटरनेट केबलें डाली जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ी जाती हैं। तो पूरी दुनिया के सर्वर केबल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सर्वर होता है जिस पर दुनिया की सभी जानकारी, ऐसे कि बेंगलुरु में BSNL का जो सर्वर है, ठीक है, अदर कंपनी के अलग अलग जगह पर सर्वर है, किसी को बॉम्बे है, तो वहाँ पे सारी जानकारी स्टोर की जाती है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये जानकारी को आपको भेजता है और हमारे सारे PC ब्राउज़र उसको कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग देखें, संप्रेषण के लिए भाई कोई चीज़ अपन को भेजना है, कोई चीज़ खोजना है, अपन को गेम खेलना है, TV चलाना है ना, व्यापार करना है, ठीक है। जैसे कि बात करें अपन फ्लिपकार्ट, गूगल, इनके माध्यम से कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपन ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, बना रहा हूँ मैं। गवर्नेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें अपन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, ठीक है, कोई स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी इंटरनेट के उपयोग देखो, गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, और व्यापार के लिए है, मनोरंजन के लिए, खोजने के लिए, किसी चीज़ को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ये सब चीज़ों के ये उपयोग हो जाते हैं। अपन बात करें अपन लाभ के बारे में, ऑनलाइन बिल भरना है भैया, ठीक है, तो सीधा सा आएगा, मोबाइल में रिचार्ज करना है तो इंटरनेट के माध्यम से कर दो। कोई सूचना इन्फॉर्मेशन भेजना है या प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से कर लो। आजकल ऑनलाइन ऑफिस घर बैठे ही मतलब काम चल रहा है। कोरोना टाइम पीरियड में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट का ऑनलाइन ऑफिस में। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्लिपकार्ट है ना, अमेजन, मिंत्रा, ये बहुत सारी जो ये वेब साइटें होती हैं, व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। ऑनलाइन नौकरी की जानकारी न, रिज्यूम वगैरह तुरंत भेज सकते हैं अपन, साइट पर अपलोड कर दो, अपने लिए इंटरव्यू कॉल वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत सारे लाभ है इसके। नुकसान के बारे में देखा जाता है, देखो ये फ्री में उपलब्ध नहीं था भैया। देखो अभी बात करें कि मिनिमम 499 का प्लान है भाई। आपको यदि स्टैटिक IP लेना है तो मोर देन 1000 यानी 1199 का प्लान लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी इंटरनेट जो ISP है या सिम। मोबाइल के बारे में बात करें, FTTH या ब्रॉडबैंड FTTH के बारे में बात करें तो पैसों से मिलेगा, फ्री में नहीं मिलता है। साइबर खतरा रहता है, इससे प्राइवेसी को भी नुकसान रहता है, वायरस का हमला हो सकता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनमें सेंधमारी भी हो सकती है। थोड़ी लापरवाही दी थी अपन ने, OTP वगैरह बता दिया। विश्वसनीयता का अभाव रहता है, ठीक है। अब नेटवर्क के बारे में बात करें भैया अपन, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। संसाधनों तथा सूचना की साझेदारी के लिए विभिन्न कंप्यूटरों का समूह नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लैन, वैन, पैन, ये सब चीज़ होती हैं, ये ढक गई है। सूचना की साझेदारी, देखो संसाधन हो गए, सूचना की साझेदारी होगी, इनसे जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, समूह होता है, उसको अपन नेटवर्क कह रहे होते हैं। तो कई प्रकार के नेटवर्क है, जैसे कि PN के बारे में बात करें, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र यानी 10 मीटर में सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। लैन के बारे में बात करें अपन, 1 से 2 किलोमीटर के सीमित क्षेत्र में सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। सबसे पहला लैन ईथरनेट था। कैन के बारे में बात करें, कैंपस एरिया नेटवर्क, यह किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, यह किसी महानगर ये लगभग 20 किलोमीटर में सभी कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। पैन, लैन, कैन, वैन को इंटरनेट कहते हैं क्योंकि यह निजी नेटवर्क होते हैं। और यदि बात करें अपन वैन के बारे में, तो ये अपेक्षाकृत बड़े भूभाग में सभी कंप्यूटरों को, उपकरणों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इंटरनेट सबसे बड़ा वैन होता है। जोड़ने के आधार पर बात करें अपन
तो वायर नेटवर्क, जैसे कि कोएक्सियल केबल है ना, ट्विस्टेड केबल, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा डाटा को भेजते हैं और इसके लिए ईथरनेट प्रोटोकॉल 802.3 का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करें अपन, तो प्रकाश की सहायता से है ना, ऑप्टिक सिग्नल के माध्यम से डाटा को भेजा जाता है और जो लाइट होती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। डायल अप लाइन के बारे में बात करें, इसमें टेलीफोन लाइन की तरह ही डायल करके इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन किसी का फ़ोन आने पर इंटरनेट संपर्क समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप आजकल अपन देखते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वोल्टी है ना, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी इसमें तो क्या करते हैं अपन LTE वोल्टी, यानी वॉइस भी चल सकती है और इंटरनेट चल सकता है, लेकिन LTE में केवल इंटरनेट चलेगा, वॉइस नहीं चलेगा साथ साथ में। तो डायल अप होता है, इसमें केवल इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है टेलीफोन की तरह, लेकिन जैसे ही फ़ोन आ जाता है तो इंटरनेट खत्म हो जाता है। तो यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उपभोक्ता के मध्य सीधा संपर्क हो तो उसको ली लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी बता रहा था कि ऐसे अपन को बैंक होती है तो डायरेक्ट ISP यानी BSNL डायरेक्टली बैंक को सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, डायरेक्टली उसके लिए डेडिकेटेड पाथ बना दिया जाता है, डायरेक्ट एक बैंडविड्थ अलॉट कर दी जाती है, तो है ना, तो उसमें किसी प्रकार का कोई अदर का इंटरफेस नहीं होता है, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ प्रदान, तो इस स्पीड वगैरह भी उसकी स्टैटिक रहती है। वो अपेक्षाकृत जैसे कि जो जनरली FTTH वगैरह होते हैं उससे स्पीड उसकी महंगी रहती है, स्पीड भी अच्छी रहती है, ये डिपेंड करता है कितनी बैंडविड्थ है आपकी। इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, इसमें डेटा और वॉइस के लिए अलग अलग आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिससे बातचीत के दौरान भी इंटरनेट बंद नहीं होता है। ठीक है, यानी ये इसका एडवांस वर्जन है किसका, डायल अप का। अब बात कर रहे थे डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, इसमें टेलीफोन तार के अतिरिक्त किसी अन्य तार के द्वारा इंटरनेट सुविधा दी जाती है, DSL को में डायल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रॉडबैंड, अगर एक सर्विस लाइन से कई इंटरनेट कनेक्शन है तो ब्रॉडबैंड, ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, एक सर्विस लाइन है उससे बहुत सारे, सस्ता होता है। वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करें, ब्लूटूथ स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ब्लूटूथ एक वायरलेस नेटवर्किंग प्रणाली होती है जिसके द्वारा 30 से 35 फीट की दूरी पर यानी 10 मीटर के आसपास अपन कंप्यूटरों या उपकरणों मोबाइल को आपस में जोड़ सकते हैं। देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, 802.15.2 प्रोटोकॉल का पालन करता है। ब्लूटूथ की सहायता से बनाए गए नेटवर्क को पिकोनेट कहते हैं अपन। दो या दो से अधिक पिकोनेट को जोड़कर जो नेटवर्क बनाते हैं उसको स्कैटर नेट कहते हैं। देखो क्या देखा, एक वायरलेस नेटवर्क प्रणाली होती है ब्लूटूथ, है ना, 10 मीटर की दूरी पर एक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है और 802.15.2 प्रोटोकॉल का पालन करता है। और ब्लूटूथ की सहायता से जो नेटवर्क बनाया था उसको पिकोनेट कहते हैं, और दो या दो से अधिक जो पिकोनेट होते हैं उसको स्कैटर नेट कहते हैं। वाईफाई के वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क होता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है, 802.11 प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। वाईफाई लाइट फिडेलिटी, इसमें क्या होता है कि प्रकाश के फोटोन की सहायता से आंकड़े भेजे जाते हैं। यह सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसकी सहायता से विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण को देखते हैं अपन। तो रिपीटर के, जब किसी सिग्नल को बहुत दूर भेजा जाता है तो सिग्नल की आयाम जो होता है ना, ऐसे सिग्नल को बहुत दूर भेजा जाता है तो जो सिग्नल का आयाम है, यानी ये जो आयाम है इसमें अपन कमी आ जाती है, सिग्नल ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कमी आती है। इसके लिए अपन क्या, जैसे मैं रिपीटर लगा दूंगा यहाँ पे तो ये फिर दोबारा से सिग्नल ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब किसी सिग्नल को बहुत दूर तक भेजा जाता है तो सिग्नल के आयाम में कमी आती है, इसके लिए अपन रिपीटर का उपयोग करते हैं। हब, देखो हब क्या रहता है, ऐसे बीच में कोई कंप्यूटर है उससे बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, तो जो बीच में जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है से आपस में बहुत सारे नेटवर्क जुड़े उसको हब कहते हैं। यानी इसके द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल्स को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाते हैं और यह किसी भी प्राप्त सूचना को जुड़े हुए कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। यानी इसमें कोई सूचना मिली, ये मान लो यहाँ से यहाँ पे आई तो ये इसको यहाँ पहुंचा देगा, है ना, इसके पास है तो किसी अदर को भी पहुंचा सकता है। स्विच के बारे में बात करें, देखो हब की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसके पास सभी जुड़ी हुई कंप्यूटरों का IP एड्रेस होता है। हब की तरह ही स्विच का काम होता है, लेकिन जितने कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं
तो सभी कंप्यूटरों का इसके पास आईपी एड्रेस होता है, जिससे यह प्राप्त सूचना को वांछित यानी जिस कंप्यूटर ने जानकारी मांगी है उसी को भेजेगा। उसको पता है कि इसके आईपी मतलब सिंपल एड्रेस बोल ले, तो भाई इसका मुझे पता है, इसका नाम पता है, इसका गांव का नाम पता है, कोई लेटर आया मेरे पास, इसने भेजा कि भाई इसको पहुंचाना है इस लेटर से, तो इसी को भेजाएगा, ना कि कोई और आपस में जुड़े हुए उसको भेज दे। तो वांछित कंप्यूटर तो, और स्विच के कारण नेटवर्क में कम भीड़ भाड़ होती है। देखो क्या देखा अपन ने अभी तक, 3-4 चीज़ देखी। रिपीटर में क्या होता है, जब सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, बहुत दूर तक भेज रहे हैं अपन, तो फिर रिपीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। हम में क्या होता है, बहुत सारे मोबाइल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और प्राप्त सूचना को एक दूसरे कंप्यूटर पर आराम से शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। स्विच में क्या होता है, स्विच हब के जैसे कार्य कर रहा हो, लेकिन क्या होता है इसके पास सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं इससे, हब से, तो सबका आईपी एड्रेस होता है। तो ये जिस कंप्यूटर को जानकारी चाहिए हो तो वांछित कंप्यूटर को उसी पर जानकारी भेज देता है, यानी स्विच के कारण नेटवर्क में भीड़ भाड़ भी कम होती है। राउटर का उपयोग किया है, यह एक नेटवर्क के कंप्यूटर उपकरणों को दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर उपकरण से जोड़ देता है। ठीक है, इसकी सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके वाइड एरिया नेटवर्क में बदला जा सकता है। गेटवे के बारे में बात करें, इसका उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो दो अलग अलग नेटवर्क के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। यह राउटर, स्विच, सर्वर, फायरवॉल या किसी अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में ले सकता है जो नेटवर्क में या स्विच से ट्रैफिक के प्रवाह को सक्षम बनाता है। मॉडेम के बारे में बात करें, देखो मॉड्यूलेटेड मॉडेम, प्रत्येक कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल समझता है, 0-1 को ही समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, जबकि सिग्नल को अपन भेज रहे हो तो एनालॉग की तरह भेजते हैं। इसके लिए अपन देखो दो चीज़ होगी, सिग्नल को अपन मॉडेम के माध्यम से अपन किस में भेज रहे हैं, अपन एनालॉग में, लेकिन कंप्यूटर डिजिटल में समझ रहा है तो अपन को एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, अपन मॉडेम कह रहे हैं, मॉड्यूलेशन कह रहे हैं, सॉरी। कंप्यूटर से जो सिग्नल डिजिटल मिल रहा है अपन को, ठीक है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना, तभी तो लाइन पे जाएगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो मॉड्यूलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर के पास कोई मॉडेम लगा होता है, इसको पूरा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसको डिजिटल डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार मॉडेम और मॉड्यूलेशन डिमोड्यूलेशन दोनों तरह से मॉडेम काम करता है। अब कंप्यूटर टोपोलॉजी को देख लेते हैं। देखो कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में यदि बात करें अपन अभी, तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, कई टाइप की टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी होती क्या है, कंप्यूटर को जोड़ने के प्रकार को अपन टोपोलॉजी कह रहते हैं। बस टोपोलॉजी के बारे में बात करें, देखो इस टोपोलॉजी में एक अक्षीय तार होता है, यानी ऐसे एक तार होता है, इसके माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इस जो अक्षीय तार है इसको अपन बैकबोन कह रहे होते हैं, है ना, बस कह रहे होते हैं। तो इस तार के सभी कंप्यूटर एक छोटी तार के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे ड्रॉप केबल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो देखो ये वाला है, इसको अपन बैकबोन कह रहे हैं। अब इस कंप्यूटर के इस बैकबोन से जो कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, ड्रॉप केबल कह रहे होते हैं। और केबल की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर का उपयोग करते हैं। रिपीटर अपन देख रहे हैं जो कि ऐसे कि एम्पलीट्यूड में यदि सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कमी आती है, क्षीण हो जाता है, तो उसके लिए अपन रिपीटर का उपयोग कर लेते हैं। देखो क्या देखा अपन ने, बस टोपोलॉजी, इसमें एक अक्षीय तार होता है जिसे बैकबोन कहते हैं। इस तार के सभी कंप्यूटर एक छोटी तार के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे ड्रॉप केबल कहते हैं। केबल की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर का उपयोग करना पड़ता है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करें अपन, इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर का कार्य करता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में यानी हब होता है ना, वो वही काम करता है इसमें ना। एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, वो सर्वर की तरह कार्य करता है। यदि यह केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क कोई मतलब का नहीं रहता है। इसमें केंद्रीय कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर होता है, जिसे अपन हब कहते हैं, जिससे अन्य सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ये खराब हो जाता तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी, यानी रिंग टोपोलॉजी में क्या रहता है, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट एक सिस्टम लगे रहते हैं, यानी गोलाकार आकृति होती है। इसमें कंप्यूटर निकटतम कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं गोलाकार आकृति के रूप में। इसमें कोई केंद्रीय या मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। यदि ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो समस्त नेटवर्क खराब हो जाता है। डाटा का आदान प्रदान साधारण गति से एक दिशी होता है। ट्री टोपोलॉजी में ऐसे पेड़ का आकार हो जाता है ना। बस टोपोलॉजी का परिवर्तन, ऐसे जो बस होती है ना, बस होती है, बस को ही अपन ट्री टोपोलॉजी कह देते हैं, मतलब इसका एक्सटेंसिबल रूप।
या अपन स्टार टोपोलॉजी को भी एक ट्री टोपोलॉजी बना सकते हैं, बस को भी बना सकते हैं। तो प्रत्येक कंप्यूटर छोटी छोटी केबलों के द्वारा कई कंप्यूटर से जुड़े आता है। इसमें पहली केबल से दूसरी केबल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस टाइप से जुड़े आती है, तो एक ट्री का रूप ले लेती है। मैश टोपोलॉजी यानी इसमें आपस में सारे कंप्यूटर होते हैं जो जुड़े होते हैं, है ना। जैसे कि 6, 7, 8 कंप्यूटर जुड़े हुए, तो ये इससे जुड़े आएगा, इससे जुड़े आएगा, इससे जुड़े आएगा, इससे जुड़े आएगा, है ना। आपस में सब कंप्यूटर ये जुड़े आएंगे, ठीक है। कोई भी छूट रहा होता है, ऐसे सब जुड़े आएंगे। तो इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े समस्त कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर को तार या बिना तार के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो n ब्रैकेट में n-1/2, इसमें नंबर ऑफ तार की संख्या निकाल सकते हैं। एक दूसरा होता है संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। देखो, संचार चैनल का मतलब होता है किसी संदेश को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने का रास्ता या भौतिक माध्यम। यह एक फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है, जैसे कि वायर या किसी मल्टीप्लेक्स्ड मीडिया पर बिना लॉजिकल कनेक्शन के इश्यू हो सकती है। तो संचार चैनल को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं अपन, वर्बली और रिटर्न और नॉन रिटर्न, यानी वर्बली, रिटर्न और गैर मौखिक, मौखिक और गैर मौखिक और लिखित, 3 टाइप से। तो आमने सामने बातचीत और मेल और फोन, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से चीज़ होती है। तो 3 टाइप से हो रही होती है चीज़ें, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ये तो एक मार्गी संचार होता है, ठीक है। टीवी, रेडियो वगैरह देख रहे हैं भैया, तो टीवी में अपन जो सामने से सेंटर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है भाई, वही तो देख पा रहे हैं अपन, तो टीवी में होता है ना। और सेम रेडियो में होता है, जिस माध्यम से अपन ऐसे 108.5 मेगाहर्ट्ज़ पे जो चीज़ आ रही होती है, ठीक है, उसी को सुन पा रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, द्विमार्गी होता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही चीज़ हो पाती है, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी है, तो एक बार में जिस व्यक्ति ने बोला तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा इधर से अपना सिग्नल भेजेगा तो दूसरा सुनेगा। डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे मोबाइल भैया, वो क्या है कि दोनों व्यक्ति आपस में बहस कर सकते हैं, सुना सकते हैं ना, तो कि डबल एक ही टाइम में दोनों बोल सकते हैं इसमें। तो 3 टाइप से संचार के चैनल रहते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इस टाइप से यहाँ पे आज तक कवर कर लेते हैं अपन। स्टार्टिंग का रिवीजन किया था तीनों भाषाओं का, इसके बाद में यहाँ से देखा था इंटरनेट और ईमेल के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेट में ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट क्या होता है, एक्सटर्नेट क्या होता है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, भारत में इंटरनेट की स्थिति क्या है, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, उपयोग, इंटरनेट के लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है, जुड़ने के आधार पर कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, ठीक है, और वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, है ना। और इसके बाद में नेटवर्क के लिए जो उपकरण कौन कौन से हो रहे हैं, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, है ना, मॉडेम वगैरह। इसके बाद कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में देख लिया, बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, ट्री, मैश टोपोलॉजी, और संचार चैनल देख लिए। संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से मेरे चैनल एग्जाम अध्ययन से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।